कार्यकारिणी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कार्यकारिणी में 14 महासचिव और 28 सचिवों का ऐलान हो चुका है। प्रभारी गुरजोत संधू ने कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की मंजूरी के बाद ये बड़ी घोषणा की गई है। वो सूची भी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। कार्यकारिणी में कुल 14 महासचिव हैं, जिनकी लिस्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन 14 महासचिवों का नाम भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति की गई है। तो वहीं 28 सचिवों का भी ऐलान हुआ है। प्रभारी गुरजोत संधू ने कार्यकारिणी का ऐलान किया है। सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है, क्या खास इसमें? देखिए, कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी और बेहतरीन बात यह है कि इस कार्यकारिणी के अंदर जो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की कांग्रेस के अंदर जो कई दावेदार यूथ कांग्रेस के अंदर जाना चाह रहे थे, उनको एनएसयूआई ने जगह देकर के एक बड़े नए संगठन की जो रूपरेखा है उसे तैयार किया है। अब जो है प्रभारी गुरजोत संधू ने जिस कार्यकारिणी का ऐलान किया, इस कार्यकारिणी में बड़ी तादाद में जो है वो महासचिव बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं और प्रदेश के हर कोने इलाके के उस कार्यकर्ता को शामिल करने की कोशिश की गई है जिन्होंने छात्र संघ के मसलों को लेकर के छात्रों की आवाज को बुलंद किया है और सरकार की योजनाओं को भी आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। एनएसयूआई की कार्यकारिणी इसी दिशा में है कि कांग्रेस की जो मैसेज है वो आम कार्यकर्ताओं तक, आम लोगों तक पहुंचे, यूथ तक पहुंचे। इसीलिए एनएसयूआई में बूस्ट देने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देने के लिए इस कार्यकारिणी का ऐलान जो है वो किया गया है। अब इंतजार रहेगा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश सचिव कौन बनने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के खास तौर पर चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका काउंटडाउन चल रहा है और लंबी एक सूची जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के पैनल में रखी गई है। हालांकि अब मंजूरी जो है अंतिम रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन को देनी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह के अंदर जो राजस्थान एनएसयूआई का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है उसके नाम का ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन 14 महासचिव और 28 सचिवों के साथ में आज एक बड़ी कार्यकारिणी का ऐलान एनएसयूआई ने कर दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि एबीवीपी भी आने वाले समय में अपने संगठन का विस्तार करेगी। जी बिल्कुल, देखना है कि अब प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। लवली, ये जो ऐलान किया गया है, सभी कार्यकर्ता खुश है सूची से? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और सबसे बड़ी बात यह कि यूथ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना इसलिए भी जरूरी था एनएसयूआई के लिए क्योंकि कांग्रेस के सर पर चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देंगे तो जिम्मेदारी के साथ में वो जा करके कांग्रेस के झंडे को चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये जो सूची लिस्ट जारी की गई है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आप कह रहे हैं एबीवीपी की ओर से भी जल्द ही लिस्ट जारी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। टोंक से बड़ी खबर बताते चले, रमेश बिधूड़ी का आज मालपुरा का दौरा है। कल्याण जी मंदिर में बिधूड़ी दर्शन करेंगे। मालपुरा में कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई जाएगी और इस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। टोंक से बीजेपी जिला प्रभारी रमेश बिधूड़ी हैं जो आज ये बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिन्हें टिकट तो नहीं मिला है लेकिन खुश काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की गई है उनकी ओर से कि सभी कार्यकर्ता पूरे जोश से आगामी चुनाव के लिए मैदान में उतरें और पार्टी को जीत दिलानी है, कमल का फूल खिलाना है। सहयोगी दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, रमेश बिधूड़ी एक बैठक कर रहे हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूं कि रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाए, उसके बाद में लगातार चारों विधानसभा की वो दौरा कर रहे हैं और लोगों को, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, जीत का मंत्र भी दे रहे। कल उनियारा में थे और आज मालपुरा में पहुंचे हैं बिधूड़ी। उनके साथ में सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया है, स्थानीय जो विधायक है कन्हैयालाल चौधरी बीजेपी से, वो वहां मौजूद है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। आदर्श नगर में उनका स्वागत किया गया और अब कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है क्योंकि लगातार जो 2 बार से विधायक कन्हैयालाल चौधरी वहां पर मौजूद है। इस बार कांग्रेस जो है, कांग्रेस की बड़ी संख्या में दावेदारों ने यहाँ पर दावेदारी की है और जिस तरह से मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा हुई है उसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है, उसको देखते हुए ठीक है दौलत, अब देखना है क्योंकि बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर किसी भी प्रत्याशी के नाम को फाइनल नहीं किया गया है, जिसके बाद यहां प्रबल दावेदारों की धड़कनें बढ़ने लग गई हैं। लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी की पहली सूची में चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा के प्रबल दावेदारों का नाम शामिल होगा, लेकिन इस जिले को अभी वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। अब उम्मीद है कि दूसरी सूची में जिले के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र से सर्वे और जनमत के मुताबिक बीजेपी के वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या प्रमुख दावेदार हैं, जिन्हें प्रत्याशी घोषित करने की प्रबल संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं निम्बाहेड़ा हॉट सीट पर पिछले कई चुनावों से बीजेपी और कांग्रेस एक एक बार जीतते आ रही हैं। ऐसी स्थिति में श्रीचंद कृपलानी की दावेदारी मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ जो सर्वे के अनुसार होता है काम, पार्टी की काम के अनुसार लिस्ट बनती है, पैनल बनता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब लोग बैठे हैं और उसके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। तो वो नेतृत्व जो भी काम करता है, हाईकमान जो काम करता है, वो बहुत देख दुखा के काम करता है, सोच समझ के काम करता है। उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाला, जो भी उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। जो टिकट दिए वास्तव में देखने पर लगता है बहुत अच्छे टिकट। और बड़ी खबर जयपुर से है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने ये आदेश जारी किए। शहर में प्रदर्शन और धरनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शहर में चुनावी सभा के लिए भी परमिशन लेनी होगी। हथियार धारकों को थाने में अपने हथियार जमा कराने होंगे। तो धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही, और किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ पाए, चुनाव में धनबल का प्रयोग ना हो, इसी को लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयपुर सहित कई अलग अलग जिलों से भी सूचनाएं आ रही हैं कि वहां पर धारा 144 लगाई जा रही है। तो वहीं डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है, जिसे तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कट्टों में छिपे कच्चे कोयले की आड़ में शराब तस्करी हो रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस को ट्रक से अलग अलग ब्रांड के 127 कार्टन शराब मिले हैं। पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए है। आज दौरान नाकाबंदी रतनपुर बॉर्डर पर, जो कि गुजरात सीमा पड़ता है, नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना अनुसार एक आइसर ट्रक आया, जिसे टीम द्वारा रुकवाने का प्रयास किया। तो चालक द्वारा हड़बड़ाहट में भागा कर ले जाने का प्रयास किया, जिसको पुलिस जाब्ता द्वारा घेरा देकर रोका। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता धीरूलाल गहलोत, निवासी शिवपुर, थाना करेड़ा, जिला भीलवाड़ा होना बताया। की सूचना विश्वसनीय होने से गाड़ी को चेक किया गया तो कोयले के भरे प्लास्टिक के कट्टों के नीचे अंग्रेजी शराब की 127 पेटियां पाई गई। जरिए वजह सबूत 127 विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। खबर जैसलमेर से है, जहां पर प्रसिद्ध तेमड़े राय माता मंदिर में चोरों का आतंक देखने को मिला। 2 नकाबपोश चोरों ने मंदिर से चांदी की छत्र चुरा ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर कमेटी ने पुलिस प्रशासन को 13 अक्टूबर तक चोरों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद कमेटी के लोग कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि 6 महीने पहले भी मंदिर से 9 किलो चांदी और 5 तोला सोना चोरी हो गया था, जिसका पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है।
खबर चूरू के भरतिया से है, जहां पर रोड पर एक युवती बेहोशी की हालत में मिली। इलाके के लोगों ने घायल अवस्था में युवती को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी इकट्ठा की। पीड़ित युवती उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई थी। युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर मारपीट कर सड़क किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। साथ ही युवती का कहना है कि आरोपी ने उसे गाड़ी से कुचलकर मारने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। घूमने के लिए लेके आया था उसके बहन और भाई, और वो भी आया था। यहाँ रुके और मुझे मारा पीटा, भाग गया, छोड़ के गाड़ी पे चढ़ा दी पैर पे। और धौलपुर के नौरंगाबाद गांव में खेत में काम कर रहे किसान के साथ 5 बदमाशों ने जमकर मारपीट की और फिर किसान के हाथ पैर बांधकर हथियार की नोक पर उसके पास से 5,000 रुपए, मोबाइल और ट्रैक्टर चुराकर फरार हो गए। फिलहाल घायल किसान का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और चुनाव आयोग ने प्रदेश में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांगजनों के लिए वोट फ्रॉम होम के जरिए वोटिंग कराने का फैसला लिया है। घर बैठे ही लाभार्थी अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। इस सिलसिले में झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर बुजुर्ग मतदाता और विशेष दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित कर आवेदन ले रहे हैं। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 17,221 विशेष दिव्यांग मतदाता हैं, तो वहीं 80 साल से अधिक उम्र के 66,024 मतदाता हैं। आवेदन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा, जिसके बाद सूची तैयार कर वोट फ्रॉम होम से मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। विशेष दिव्यांग हैं या 80 साल से ऊपर के जो लोग मतदाता हैं, उनमें से जो लोग मतदान केंद्र पर आकर अगर मतदान करने में सक्षम नहीं है तो उनको घर से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। झुंझुनू जिले में 17,000 के आसपास दिव्यांगजन हैं और करीब 66,000 के आसपास 80 प्लस के मतदाता हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए हैं, वो बीएलओज के माध्यम से ये सर्वे करवा रहे हैं कि भाई कौन कौन ऐसे मतदाता इनमें से हैं जो घर से अपने मतदान का उपयोग करना चाहते हैं। इसके संबंध में बीएलओज के माध्यम से उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको आवेदन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक परफॉर्मा दिया गया है, फॉर्म दिया गया है। वो फॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाएगा और वो फॉर्म भर के और रिटर्निंग ऑफिसर के पास आएगा। जिन में जो लोग इनको ऑप्ट करते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर और घर से मतदान करना चाहते हैं, उनके द्वारा फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आरओ के पास वो एक सूची बनाई जाएगी और फिर उनके घर से उनके मतदान की व्यवस्था की जाएगी। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। सरकारी योजनाओं के जगह जगह पर लगाए गए पोस्टर्स को उतारा जा रहा है। वहीं जिला पुल शाखा में गाड़ियों को जमा करवाया जा रहा है। अगर जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 2,50,343 मतदाता है। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र में ये आंकड़ा 2,21,343 है। दोनों को मिलाकर जिले में अब कुल 4,71,686 मतदाता हैं। अभी नामांकन पत्र दाखिल करने तक का समय नाम जोड़ने या घटाने तक के लिए बाकी है। आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए जिस प्रकार सरकार के निर्देश है उस प्रकार जो राज्य सरकार की विभिन्न स्कीम्स है, जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उनको हटाने के निर्देश है, तो उनको हटवा के साथ ये जगह जगह तो बैनर लगे हुए ना, इनको हटा रहे हैं साहब सरकार का आदेश है। और ये पोता पोती भी करवा रहे हैं और जहाँ दीवारों पे ये होर्डिंग लगे हुए हैं वो सब हटा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा कठिन है सर, जगह जगह पर छोटी है दीवारें, तो सबको साफ करना है सर। अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई जारी है, जिसे लेकर राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। ऑनरेबल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने फिर 81 विधायकों के त्यागपत्र का प्रकरण लगा। मैंने अमेंडमेंट लिस्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें मैंने ये तथ्य दिए थे कि जब 81 विधायक जो स्वयं उपस्थित होकर 25 सितंबर 2022 को त्यागपत्र देते हैं और फिर
जनवरी 2023 के अंदर ये कहते हैं कि हमारे त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे, वॉलंटरी नहीं थे, और 6 उन विधायकों ने, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री भी है, उनके त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने अमेंडमेंट लिस्ट में आज गुहार की थी कि इन 6 लोगों ने, जिन्होंने 75 अपने साथियों के त्यागपत्र प्रस्तुत अपने खुद के त्यागपत्र के साथ किए, तो उन 6 के तो त्यागपत्र तत्काल उसी समय स्वीकृत हो जाने चाहिए थे। हमारे संविधान का आर्टिकल 190(3) भी ये कहता है कि त्यागपत्र देने का अधिकार हर सदस्य को है, और त्यागपत्र पर संशय होने पर उसकी समरी जांच करने का अधिकार अध्यक्ष को है। पर इतना लंबे समय तक त्यागपत्र पर अनिर्णय रहे, ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि निश्चित तौर पर जो इश्यू फ्रेम किए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कितने समय तक इस प्रकार के। रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर है, देवली उनियारा से बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध सामने आ रहा है। स्थानीय दावेदार विजय बैंसला का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में दावेदारों ने जयपुर कूच कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों के सामने अपनी बात रखेंगे तो स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिला है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं, खफा हैं, और इसी को लेकर अब जयपुर कूच किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। देवली उनियारा से जिन्हें खड़ा किया गया है विजय बैंसला, उनका विरोध किया जा रहा है। स्थानीय दावेदार विजय बैंसला का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में अब कूच कर रहे हैं जयपुर के लिए, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। उनका कहना है कि यहां से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने विजय बैंसला को टिकट दे दिया है और इसी का विरोध यहां पर दर्ज करा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, टोंक से तस्वीरें सामने आ रही है। विजय बैंसला को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है, जिसे लेकर जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब खफा हो गए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय नेता को ही यहां से टिकट मिलना चाहिए। हाथों में तख्तियां लिए, बैनर्स लिए वो निकल पड़े हैं जयपुर के लिए, जहां पर पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनकी ओर से ये मांग की जाएगी कि यहां से किसी स्थानीय नेता को ही टिकट दिया जाए। तो जैसे ही पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, कल 41 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई और तभी से लगातार अलग अलग जगहों से विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। खुद ही के कार्यकर्ता खुद ही के पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो उम्मीदवार पार्टी ने तय किए हैं उन पर असंतोष जताए जा रहे हैं। कई उम्मीदवार भी खफा हैं। कई उम्मीदवार ये मानते हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार थे, उनका वर्चस्व ज्यादा था एरिया में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है और इसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अब देखना है कि पार्टी इस विरोध के बाद क्या फॉर्मूला निकालती है कि सभी को मना लिया जाए। और 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद और तेलंगाना में भी यही भाव देखा है। निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद में और उसके आसपास तेलंगाना में जाकर देखा है, निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश दुनिया के अंदर भारत की स्वीकारता बढ़ी है, भारत के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, और G20 के आयोजन के बाद पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है, और भारत आज दुनिया की नजरों में एक ऐसे भारत के रूप में आ गया है कि जहां हर कोई गंभीरता से भारत के रूप का हर किसी बड़ी घटना हो या कोई बड़ा कोई भी वाक्य हो, हर वाक्य में भारत के रूप का इंतजार करता है। तो निश्चित रूप से भारत की जनता और आने वाले समय में जो जिन राज्यों में चुनाव होने, वहां की जनता ने भी मन बनाया है कि डबल इंजन की सरकार होगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और डबल इंजन होगा। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उन राज्यों में भी नीचे तक वो विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, विकास का काम पहुंचेगा और जो उनकी सोच है वो धरातल पर उतरेगी। खबर अजमेर से है, जहां पर जल जीवन मिशन परियोजना के पाइप चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साकेत पुलिस जुलाई महीने से आरोपी की तलाश में थी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस दूसरे आरोपी की भी तलाश में जुट चुकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विक्रम को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है।
तो जल जीवन मिशन योजना के तहत जो पाइप लगाई जा रही थी, उन पाइप की चोरी की घटना सामने आई थी और इसके बाद से ही लगातार पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। पीएचईडी का एक काम चल रहा है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत, उसमें स्टोर कीपर है मालीपुरा में। उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि साहब मेरे गोदाम से विक्रम सिंह शेखावत और मुकेश कुमार जो ठेकेदार है वो दोनों आए और उन्होंने बिना किसी वर्क ऑर्डर के वहां से 181 पाइप थे 150 mm के और 59 पाइप थे 250 mm के, वो चोरी करके लेके चले गए। इसमें तफ्तीश के दौरान मैंने विक्रम सिंह को जयपुर से इसको डिटेन किया, पूछताछ की। इसने बताया कि मुकेश कुमार पाइप लेके चला गया और मैं इसमें पाइप भरवाने में मेरा सहयोग रहा है। मैंने इसको अरेस्ट किया है और इसका न्यायालय में पेश किया, पीसी रिमांड लिया और माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। इस बार आपको क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची दी जाएगी। प्रदेश मतदान में नवाचार किया जाएगा, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र, मतदाता की सूची में उनके सीरियल नंबर के बारे में, मतदान दिवस और समय, सभी की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए दी जाएगी। तो पर्ची मतदान दिवस से कम 5 दिवस पूर्व वितरित भी की जाएगी। ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं। क्यूआर कोड हाईटेक का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार। और 12 पंचायत समिति का अखेड़ा गांव 8 दिनों से अंधेरे में डूब चुका है। गांव में बिजली ट्रांसफार्मर जलने के बाद से ही बीते 8 दिनों से ग्रामीण नए ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके बाद भी अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी। बिजली न होने से ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर जलने के बाद बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण बेहद परेशान है। 8 दिन से हम अंधेरे में INJN कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 14 कनेक्शन हमारे जमा है, उसके बावजूद भी डीपी नहीं दे रहे। 25 कनेक्शन की डीपी की मांग करी, वो भी नहीं दे रहे, मना कर दिया। इसमें नहीं है कि नहीं मिले, अंधेरे में रोक लग जाओ। सुबह 7 बजे से बैठे हैं, शाम को 6 बजे तक परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, इधर सीधे इधर का इधर भेजता है, इधर का इधर भेजता है।